बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, क्या हाल चाल है? मोहम्मद ज़हीर इकबाल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, हैविंग 25 ईयर एक्सपीरियंस। जो 25 ईयर एक्सपीरियंस है, इसमें पंजाब के बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज, इसी तरह आर्मी पब्लिक स्कूल्स और सुपीरियर कॉलेज जो है वो शामिल है। और लास्ट मेरी जो जॉब थी वो सुपीरियर कॉलेज में थी, जहाँ से मैंने फिर लेफ्ट करके पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको ज्वाइन किया। हम बायोलॉजी जो है उसको पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर आपने ख़त्म कर लिया होगा, तो फॉर्मली आपको वेलकम कहता हूँ। और मुझे खुशी है कि आपने बहुत सारे बच्चों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो न्यू लेक्चर्स के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम चैप्टर 2 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है, इस चैप्टर में हम बायोकेमिस्ट्री को मेनली पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को अगर आप देखते हैं तो हम इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक आपने पहले पढ़ा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल को, सेल ऑर्गेनेली को या टिश्यू को या ऑर्गन को मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ते हैं तो वो बन जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है, इसमें हम बायोकेमिस्ट्री के रेफरेंस से इसको पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री के रेफरेंस से। तो आगे जाके बात होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें 1 MCQs शामिल है, 1 मार्क्स है। 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स हैं। और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, इसका पार्ट ए या बी होगा। इस तरीके से ये टोटल हमारे पास बन गए हैं 7 मार्क्स। तो इसलिए ये चैप्टर को आप देखें, 7 मार्क्स का पेपर है। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एक आना है, वो इम्पोर्टेंट अमूमन आ जाता है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लेक्चर 1 होगा चैप्टर 2 का ये, और इसमें हम इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। और इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर कंपोजिशन पढ़ेंगे बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल की, और एट द एंड मेटाबॉलिज्म जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है उससे क्या मुराद है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मुराद है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स के या लिविंग थिंग्स के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैसे होते हैं, जिनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं पहले, तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of chemical component and chemical processes in living organism। अब हम ये देखते हैं कि केमिकल कंपोनेंट से क्या मुराद है हमारी। केमिकल कंपोनेंट्स जो हैं उनसे मुराद हमारी है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मीन एक सेल है, लेट्स से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल शामिल है। तो सेल क्या करता है बेटा, सेल की केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या होता है, लाइक उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें लिपिड्स हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उसमें वाटर है, उसमें अदर सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट हैं। इस तरह की चीजें उसमें शामिल हैं। इसी तरह से केमिकल प्रोसेस, आप देखते हैं कि कोई भी सेल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर इतने ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। कहीं पे
कुछ चीजें टूट रही हैं, कहीं पे नई चीज बन रही है, प्रोटीन्स बन रही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, एनर्जी बन रही है। इस तरह से डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं वो टेक प्लेस हो रहे हैं। अब बायोकेमिस्ट्री जो है, कहा जाता है कि इसका नॉलेज जो है वो हमें दूसरी ब्रांचेस को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मसलन के अगर आपको एनाटॉमी पढ़नी है तो सबसे पहले हमें बायोकेमिस्ट्री जो है उसका नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम दूसरी ब्रांचेस को अंडरस्टैंड कर सकें। मसलन के एनाटॉमी के लिए बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर हमें यही नहीं पता कि स्टमक की कंपोजिशन क्या है, स्टमक किन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना हुआ है, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें लिपिड्स हैं, उसमें न्यूक्लिक एसिड है, उसमें कंपोजिशन क्या है, उसमें किस तरह के टिश्यू शामिल हैं, तो हम अनएबल होंगे कि उसके फंक्शन और उनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सके। ऐसे ही फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी क्या आपने पढ़ा कि फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स और फंक्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उनके फंक्शंस को स्टडी करने के लिए, उनके फंक्शंस का पता होने के लिए जरूरी है कि हमें बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हो, तो तभी हम बहुत अच्छे तरीके से उनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एनाटॉमी मीन इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर जो है उसको अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल है, क्योंकि ये नॉलेज बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है कि तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिपेंड करती हैं बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी फंक्शन के साथ रिलेट कर रही होती है। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म समझना है या फोटोसिंथेसिस को अंडरस्टैंड करना है, तो अगर आपको क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट की एनाटॉमी का ही नहीं पता तो आप क्या अंडरस्टैंड कर सकेंगे? आपको फंक्शन कैसे पता चलेगा? ऐसे ही रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है। अगर आपको यही नहीं पता कि मसल किससे बना हुआ है, उसमें कौन सी प्रोटीन शामिल है, तो आप मसल्स के फंक्शन कैसे डिस्कस कर सकते हैं? अगर आपको पता हो कि उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, जैसे एक्टिन है, मायोसिन है, तो तभी आप उसके फंक्शन को प्रॉपर समझ सकोगे। तो इसका मतलब है कि बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज बहुत जरूरी है, एसेंशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा वहां पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने ये पढ़ा कि वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी होती हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी नहीं होती वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक की एग्जांपल्स देखें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेस, सॉल्ट्स। ये वो तमाम कंपाउंड्स हैं जिससे एक लिविंग थिंग्स, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। और इसी बेस के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि उसमें ये किस तरीके से आपस में कंबाइन होते हैं। ये तो हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मैमेलियन सेल के। फॉर केमिकल कंपोजिशन, एक टिपिकल सेल जो है उसमें जो डिफरेंट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी परसेंटेज क्या है और उनकी प्रोपोर्शन आपस में क्या है। तो ये जो कंपोजिशन है
जिसको हम केमिकल कंपोनेंट कहते हैं, उसमें एक बैक्टीरियल सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा मैमेलियन सेल्स जो कि यूकैरियोटिक सेल होता है, उनको आपस में कंपेयर किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो परसेंटेज होगी ये सेल वेट की परसेंटेज के हिसाब से होगी और उसी से हम इसको कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले है जी वाटर। वाटर दोनों में प्रोकैरियोटिक सेल में भी 70% होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी 70% ही होता है, यानी कि बराबर कंपोजिशन है। लेकिन नेक्स्ट चीजें जो हैं वो डिफरेंट होंगी, लाइक प्रोटीन्स। अगर तो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है तो 15% है और यूकैरियोटिक सेल में ये 18% होती हैं। देन उसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल में यानी बैक्टीरिया सेल में 3% हैं और इधर 4% है। देन लिपिड्स हैं, तो लिपिड्स इसमें 2% हैं बैक्टीरिया सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर दे आर 3%। तो इस तरीके से ये फर्क है थोड़ा थोड़ा उसका अमाउंट का। देन डीएनए है, तो डीएनए में जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 1% है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 0.25% डीएनए होता है। इसी तरह से आरएनए की जो कंपोजिशन है, तो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 6% है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये 1.1%। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये जो परसेंटेजेस हैं ये सेल वेट की, टोटल वेट की परसेंटेजेस हैं। लिहाजा आपको नजर आ रहा है कि ऊपर तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स में तो यूकैरियोटिक सेल जो था वो उसमें अमाउंट ज्यादा है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड की सूरत में जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें परसेंटेज ज्यादा है। और इसको आपने सर्च करना है और कमेंट्स में लिखना है, इस वीडियो के कमेंट्स में, कि इसकी रीजन क्या है। ये आपका एक किस्म की असाइनमेंट है जो आपने करनी है। उसके बाद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये भी बराबर होते हैं दोनों तरफ, 2% है। और इनऑर्गेनिक आयंस जिसमें डिफरेंट टाइप्स के आयन शामिल हैं, ये 1% होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और इनऑर्गेनिक आयंस हैं वो हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नेगेटिव में क्लोराइड आयंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके साथ साथ सल्फर के आयंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, सबका नाम लेना जो है वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक स्क्रीन के ऊपर कंपोजिशन नज़र आ रही है। इस कंपोजिशन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स जो हैं वो कम अमाउंट में हैं, जबकि उधर दूसरी तरफ ज्यादा अमाउंट में हैं। तो ये तो हो गया हमारा आपस में कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है, लेकिन अगर हम मेटाबॉलिज्म में देखें तो मेटाबॉलिज्म में हमें नजर आता है बेटा कि ऑर्गेनिज्म जो है, पहले हम जरा जनरल बात कर लें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल जो है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, किसी तरह का भी है, चाहे वो फोटोसिंथेटिक है, फूड खुद बना लेता है या नहीं बना देता, हेटेरोट्रॉफ्स है या ऑटोट्रॉफ है, इन तमाम की जो सर्वाइवल है वो उनकी एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो केमिकल, कितने केमिकल्स जो हैं उन एनवायरनमेंट से ले सकते हैं और फिर उन केमिकल्स को यूज करके किस तरीके से लिविंग मैटर्स जो है वो बनाते हैं। दोबारा सुने कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सर्वाइवल जो है वो डिपेंड करती है उनकी एबिलिटीज के ऊपर, उनकी सलाहियत के ऊपर कि वो केमिकल जो है वो एनवायरनमेंट
से कैसे हासिल करते हैं और फिर उन केमिकल से को यूज करते हुए किस तरीके से लिविंग मैटर्स बनाते हैं। इस वजह से आप देखें कि एवरी सेल जो है और एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी सेल से मुराद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसका मतलब है कि सेल्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, वो कॉन्स्टेंटली न्यू सब्सटेंस को हासिल कर रहा है और फिर उनको केमिकल रिएक्शन की मदद से, केमिकल चेंजेस की मदद से, यानी कि मुख्तलिफ तरीकों से, वेरियस वे से उसको कन्वर्ट कर रहा है या उससे वो बिल्ड कर रहा है, उससे वो बना रहा है सेलुलर मटेरियल्स और उससे एनर्जी हासिल कर रहा है जो कि उसकी ज़रूरत है। यानी कि तमाम सेल्स जो होते हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म का हर सेल जो है वो सब्सटेंस को हासिल करता है, फिर उसको केमिकल रिएक्शन से कन्वर्ट करता है सेलुलर मटेरियल में और उस या फिर उससे एनर्जी हासिल करता है। यानी कि या तो वो अपने आप को बिल्ड करने के लिए सेलुलर मटेरियल बना लेता है या फिर अपनी सर्वाइवल के लिए उससे एनर्जी हासिल करता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो डिपेंड कर रही होती है सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज के, उसके अंदर हजारों तरह के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस हो रहे हैं, उनके ऊपर वो डिपेंड करती है। और अगर ये केमिकल रिएक्शंस सीज हो जाएं, रुक जाएं, तो फिर उनकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। और ये जो केमिकल एक्टिविटीज होती हैं ये मेंटेन करती हैं हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि जितने ऑर्गेनिज्म हायर हैं उनमें ये एक्टिविटीज भी हायर होती जाती हैं, लिहाजा उस तरीके से उनकी डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कॉम्प्लिकेट या कॉम्प्लेक्स होती जाती है। ये जो तमाम केमिकल रिएक्शंस हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या सेल के अंदर टेक प्लेस हो रहे होते हैं, दे आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म। डेफिनेशन सुने, दोबारा से रिपीट करता हूं, ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस within a cell, within a cell, they are known as metabolic reactions या collectively they are called as metabolism कहलाता है। अगर हम मेटाबॉलिज्म को आप देखें तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हैं ये दो तरह के होते हैं। कुछ में सिंपल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक होके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे होते हैं और कुछ रिएक्शंस में आप देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो हैं वो ब्रेक होके सिंपल सब्सटेंस जो हैं उनमें कन्वर्ट होते हैं। तो इस बेस के ऊपर दो तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गए, एक को हम एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबोलिज्म और दूसरे को कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबोलिज्म कहते हैं। अब अगर हम एनाबॉलिक रिएक्शंस को देखें, एनाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ऐसे केमिकल प्रोसेसेस हैं जिसमें सिंपल सब्सटेंस, जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि ये कुछ सिंपल सब्सटेंस हैं और ये सिंपल सब्सटेंस आपस में मिल के एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं कि सिंपल सब्सटेंस कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। दोबारा सुने कि simpler substance are combined to form simple substance are combined to form complex compounds या complex substance by using energy, by using energy। तो दो स्टेप हैं एनाबॉलिक रिएक्शन के या एनाबॉलिज्म के। पहला है
कि इसमें सिंपल सब्सटेंस मिलके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं, और दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि एनर्जी की जरूरत होती है। सिंपल सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक फोटोसिंथेसिस की आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें हमें लाइट एनर्जी की जरूरत होती है, लिहाजा एनर्जी इज नीडेड। जबकि कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, के कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, और उनके ब्रेक डाउन होने से सिंपल सब्सटेंस बनते हैं, और इस तरीके से इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है, एनर्जी जो है वो यहाँ से अखराज होती है, और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट अदर एक्टिविटीज या डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ सेल जो है वो यूज होती है उन प्रोसेसेस के अंदर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, दे आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपलेस्ट वन, जिस प्रोसेस को कॉमनली हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। अब तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर ये जो प्रोसेसेस हैं ये साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एनाबॉलिक रिएक्शंस तो टेक प्लेस हो रहे हैं लेकिन कैटाबॉलिक नहीं हो रहे। तो ये दोनों रिएक्शंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर साइड बाय साइड यानी कि एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये एक ही टाइम में रिएक्शंस अकरिंग हो रही है, यानी कि कुछ चीज़ों की ब्रेकडाउन हो रही है, उससे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, और कुछ सब्सटेंस जो है वो नए बन रहे हैं। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर एक तो इंटर कन्वर्जन हो रही है, जैसे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं खाते लेकिन हमारी बॉडी में वो बन रहे हैं, तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स जो हैं ये कंटिन्यूसली एक दूसरे के अंदर जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। इस इंटर कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज, या कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो कहलाते हैं। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स में आप कुछ आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, लाइक ये आपको एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं 1 2 3 4, इनके आंसर्स जो हैं वो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा ताकि पता चले कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ऐसे ही बोर्ड के ये एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं, ऐसे ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, ये भी बोर्ड के ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट वे से बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो अमूमन आप नजर आ रहा है कि आपको जितने भी ये एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं तो इस पोर्शन में ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो परसेंटेज के रिलेटेड ही हैं, यानी केमिकल कंपोजिशन जो है उसके रिलेटेड ही हैं। लेकिन बायोकेमिस्ट्री का भी कभी कभार आ सकता है, मेटाबॉलिज्म जो है उसकी डेफिनेशन और उसके टू प्रोसेस जो हैं उनके मुतालिक भी केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये एमसीक्यूज जो हैं वो आते हैं, जैसे कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो वो उस तरीके से होता है। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, उम्मीद है आपको पसंद आया हुआ। मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए गुड लक और अल्लाह।